हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जनरल ज्योग्राफी की घटना चक्र को स्टडी कर रहे थे और इसमें हम इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं और इसमें हम अदर प्लांटेशन क्रॉप्स को पढ़ रहे थे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। तो अब हम अपने इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, फार्मिंग ऑफ क्लोव्स इज़ डन इन। इसको बताना है कि फार्मिंग ऑफ क्लोव कहाँ कहाँ पर की जाती है। तो इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू द 2020-21 डेटा, फार्मिंग ऑफ क्लोव इज़ डन इन तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, जो कि इन्होंने पूछा है क्वेश्चन में कि फार्मिंग ऑफ क्लोव कहाँ पर की जाती है। तो फार्मिंग ऑफ क्लोव इज़ डन इन कहाँ कहाँ पर, तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटका में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। तो इसका आंसर एक नहीं हो सकता है, तो इसीलिए ये क्या है, क्वेश्चन ही गलत फ्रेम किया है उन्होंने। ठीक है, इफ़ द क्वेश्चन हैड बीन फार्मिंग ऑफ क्लोव्स इज़ नॉट डन इन विच ऑफ द स्टेट, अगर उन्होंने पूछा होता इसमें से कि कहाँ पर क्लोव का प्रोडक्शन नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश हो जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में क्या है, क्लोव की खेती नहीं की जाती है। जबकि जो केरला, कर्नाटका और जो तमिलनाडु स्टेट्स हैं और साथ ही जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, इन सभी रीजन्स में क्लोव की फार्मिंग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दिया गया है। क्रॉप्स और उनके स्टेट्स हैं, इसको मैच करना है। ठीक है, जो भी क्रॉप है और उनके जो लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं उनसे मैच करना है। जो जूट है, जूट की जो क्रॉप है उसका लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा, जूट सबसे ज़्यादा होता है वेस्ट बंगाल में। टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, आसाम में। रबर सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, रबर का प्रोडक्शन होता है केरला में। शुगर केन का जो लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश। जूट सबसे ज़्यादा होता है वेस्ट बंगाल में, टी का प्रोडक्शन होता है आसाम में, और रबर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है केरला में, और शुगर केन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वालिटीज़ ऑफ एन एरिया इन इंडिया आर एज फॉलोज़। ये क्या है, ये कुछ कंडीशंस दी गई हैं कि एक एरिया है, वहाँ पर ये करेक्टरिस्टिक्स हैं। हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट है, 200 सेंटीमीटर का एनुअल रेनफॉल है, माउंटेन स्लोप्स ऑफ हाइट अप टू 1100 मीटर है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड रेंज ऑफ एनुअल टेम्परेचर है। तो पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस यू विल फाइंड मोस्ट सुटेबल टू ग्रो इन द अबव टाइप ऑफ क्लाइमेट। इसमें से पूछा गया है कि ये जो क्लाइमेटिक कंडीशंस दी गई हैं, इसमें ये कौन सी क्रॉप के लिए बेस्ट सुटेबल रहेंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये सभी जो कंडीशंस हैं ये ब्लैक पेपर की क्रॉप के लिए क्या रहेंगी, बेस्ट रहेंगी या मोर सुटेबल रहेंगी। ब्लैक पेपर इज़ बेस्ट ग्रोन इन ए हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। जैसा कि जो पहली ही जो क्लाइमेटिक कंडीशन दी गई है उसमें कहा गया है कि हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। ठीक है, तो जो ब्लैक पेपर है, ब्लैक पेपर इज़ बेस्ट ग्रोन इन ए हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट विथ एटलीस्ट 200 सेंटीमीटर रेनफॉल। ठीक है, और जो रेनफॉल कितना दिया है, 200 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल, यानी 200 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल इन द प्लेसेस विद स्लोपी हाइट्स। ठीक है, और उन्होंने क्या है कि माउंटेन स्लोप्स ऑफ हाइट अप टू 1100 मीटर with slopey heights of 1100 to 1300 meters and with a range of annual temperature from 15 डिग्री सेंटीग्रेड to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये सभी कंडीशन किसके लिए सुटेबल है, ये सभी कंडीशंस ब्लैक पेपर के प्रोडक्शन के लिए सुटेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स वॉज domesticated in the new world and introduced into the old world। इसका आंसर हो जाएगा टोबैको, कोकोआ एंड रबर। क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द प्लांट्स वॉज डोमेस्टिकेटेड इन द न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड इन द ओल्ड वर्ल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा टोबैको, कोकोआ एंड रबर। यहाँ पे क्या है, मेनली हम बात कर रहे हैं प्लांटेशन क्रॉप्स की। Cotton was cultivated in India since ancient era. Even in the Harappan era, evidence of cotton cultivation is found. So, next क्या है, वीट की बात कर रहे हैं। तो वीट क्या है,
wheat has been a widely grown crop in India. ठीक है, since time immemorial. However, tobacco, cocoa and rubber came to India through Europeans in the late medieval or early modern era. All of them from tobacco, cocoa and rubber, all of them originated in South America. ठीक है, tobacco, cocoa and rubber, all of them originated in South America. This process is termed as Columbian exchange, named after Christopher Columbus. It was the widespread transfer of plants, animals, culture, human population, technology, disease and ideas between the Americas, West Africa, and the Old World in the 15th and 16th century. नोट दिया गया है, ओल्ड वर्ल्ड रेफर्स टू अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप, वाइल न्यू वर्ल्ड रेफर्स टू अमेरिका इंक्लूडिंग नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. इसमें नोट दिया गया है कि ओल्ड वर्ल्ड रेफर्स टू अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप, वाइल न्यू वर्ल्ड रेफर्स टू अमेरिकाज इंक्लूडिंग नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. ओल्ड वर्ल्ड कहा गया है एशिया, अफ्रीका और यूरोप के एरिया को, जबकि न्यू वर्ल्ड कहा गया है अमेरिका के लिए, इंक्लूडिंग नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. इसमें क्या कहा गया कि कॉटन वॉज कल्टिवेटेड इन इंडिया सिंस एंशियंट एरा. इवन इन द हड़प्पन एरा एविडेंस ऑफ कॉटन कल्टिवेशन इज फाउंड. सो इज वीट का भी है. वीट हैज़ बीन a widely grown crop in India since time immemorial. However, tobacco, cocoa and rubber came to India through Europeans in the late medieval or early modern era. All of them, tobacco, cocoa and rubber, originated in South America. This process is termed as Columbian exchange, named after Christopher Columbus. It was the widespread transfer of plants, animals, culture, human population, technology, disease and ideas between the Americas, West Africa and the Old World in the 15th and 16th century. ओल्ड वर्ल्ड कहा गया है अफ्रीका, एशिया और यूरोप के लिए, और न्यू वर्ल्ड कहा गया है अमेरिकाज के लिए, अमेरिका के लिए, इंक्लूडिंग नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द प्लांट्स वॉज डोमेस्टिकेटेड इन द न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड इन टू द ओल्ड वर्ल्ड? इसका आंसर है टोबैको, कोकोआ एंड रबर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21. विच ऑफ द फॉलोइंग स्पाइस इन इंडिया इज़ नोन एज ब्लैक डायमंड? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लैक पेपर. ब्लैक पेपर इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लैक डायमंड. ठीक है, ब्लैक पेपर इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लैक डायमंड. पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पाइस इन इंडिया इज़ नोन एज ब्लैक डायमंड. तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लैक पेपर इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लैक डायमंड. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22. Among the agricultural commodities imported by India, which one of the following accounts for the highest imports in terms of value in the last 5 years? इसका आंसर हो जाएगा vegetable oils. India is known to export spices to the world. Some fruits we ship while some we export, but horticulture trade is not a massive portion of the import bill. India has started importing pulses with long-term contractual obligations in the past few years, but India also produces quite a large amount of pulses itself. Moreover, legumes are not very costly compared to other high-end agricultural products. Thus, logically, it should be vegetable oils. India imports a vast amount of and various types of vegetable oils from many countries. India relies on imports for almost 70% of its vegetable oil consumption. India's import bill of vegetable oil has been surging for the past many years. क्या पूछा गया था इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 22 में, among the agricultural commodities imported by India, which one of the following accounts for the highest imports in terms of value in the last 5 years? तो इसका आंसर हो जाएगा vegetable oils. ठीक है, India is known to export spices to the world. India is known to export spices to the world. Some fruits we ship while some we export, but
but horticultural trade is not a massive portion of the import bill. India has started importing pulses with long-term contractual obligations in the past few years, but India also produces quite a large amount of pulses itself. Moreover, legumes are not very costly compared to other high-end agricultural products. Thus, logically, it should be vegetable oils. India imports a vast amount of and various types of vegetable oil from many countries. India relies on import for almost 70% of its vegetable oil consumption. India's import bill of vegetable oil has been surging for the past many years. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23. द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस इन इंडिया इज़. इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2012 में, तो उस टाइम पे इसका जो स्पाइसेस थे उसका बिगेस्ट प्रोड्यूसर गुजरात था. लेकिन अगर हम रीसेंट का डेटा देखें, अकॉर्डिंग टू द डेटा फॉर द ईयर 2019-20 जो कि प्रोविजनल डेटा है, प्रोडक्शन ऑफ स्पाइसेस इन द गिवन स्टेट्स इज एज फॉलोज. तो सबसे ज़्यादा जो बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस इन इंडिया है 2019-20 के अकॉर्डिंग, तो वो है मध्य प्रदेश. सेकंड नंबर पे है राजस्थान. थर्ड नंबर पे है गुजरात. ठीक है, ये है 2019-20 का डेटा. तो मध्य प्रदेश जो है स्पाइसेस में फर्स्ट नंबर पे आता है. मध्य प्रदेश इज़ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस इन इंडिया. मध्य प्रदेश में कितना स्पाइसेस प्रोडक्शन होता है? 3075.9 थाउजेंड टन्स का स्पाइसेस का प्रोडक्शन होता है मध्य प्रदेश में. सेकंड नंबर पे है राजस्थान. राजस्थान में 1058.9 थाउजेंड टन्स का स्पाइसेस का प्रोडक्शन होता है. थर्ड नंबर पे है गुजरात. गुजरात में 1009.9 थाउजेंड टन्स का स्पाइस प्रोडक्शन होता है. फर्स्ट नंबर पे है स्पाइस प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश. ध्यान रखिएगा 3075.9 थाउजेंड टन्स का जो स्पाइसेस का प्रोडक्शन है वो मध्य प्रदेश में होता है. सेकंड नंबर पे है राजस्थान और थर्ड नंबर पे है गुजरात स्पाइसेस प्रोडक्शन में. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कैशू नट. तो इसका आंसर दिया गया है, इसका आंसर है महाराष्ट्र. अकॉर्डिंग टू द 2019-20 थर्ड एडवांस एस्टिमेट्स डेटा, 3 लीडिंग कैशू नट प्रोड्यूसर्स इन इंडिया आर. फर्स्ट नंबर पर है कैशू नट प्रोड्यूसर्स में इंडिया में महाराष्ट्र. 181.14 थाउजेंड टन्स का जो कैशू नट का प्रोडक्शन होता है. सेकेंड नंबर पे है आंध्र प्रदेश. 115.39 थाउजेंड टन्स का कैशू नट का प्रोडक्शन होता है. और उसके बाद नेक्स्ट है उड़ीसा. थर्ड नंबर पे है उड़ीसा. 110,000 टन्स का प्रोडक्शन होता है. महाराष्ट्र वॉज ऑल्सो द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कैशू नट ड्यूरिंग 2014-15. 2014-15 में भी कैशू नट का जो लीडिंग प्रोड्यूसर था वो महाराष्ट्र था. ठीक है, और अगर 2019-20 का रिसेंट का डेटा देखा जाए तो उस अकॉर्डिंग जो थर्ड एडवांस एस्टिमेट डेटा है, 3 लीडिंग कैशू नट प्रोड्यूसर्स इन इंडिया आर महाराष्ट्र. 181.14 थाउजेंड टन्स का प्रोडक्शन होता है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा. ठीक है, सेकंड नंबर पे कैशू नट प्रोडक्शन में है आंध्र प्रदेश. थर्ड नंबर पे है उड़ीसा. ठीक है, आंध्र प्रदेश में है 115.39 थाउजेंड टन्स का कैशू नट प्रोडक्शन होता है. और थर्ड नंबर पर कैशू नट प्रोडक्शन में है उड़ीसा 110,000 टन्स. महाराष्ट्र वॉज ऑल्सो द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कैशू नट ड्यूरिंग 2014-15. और 2019-20 में भी महाराष्ट्र ही लीडिंग कैशू नट प्रोड्यूसर स्टेट है इंडिया में फर्स्ट नंबर पे. ठीक है, महाराष्ट्र है कैशू नट के प्रोडक्शन में. सेकंड नंबर पे है आंध्र प्रदेश. थर्ड नंबर पे है उड़ीसा. ठीक है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा आर द थ्री लीडिंग स्टेट्स इन कैशू नट प्रोडक्शन इन इंडिया. तो यहाँ पर हमारा जो अदर प्लांटेशन क्रॉप्स हैं इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे उसको हमने कंप्लीट कर लिया है. अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम झूमिंग एग्रीकल्चर को स्टार्ट करेंगे. अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं. ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.